एग्रेसिवली स्कल्प्टेड टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी शार्प कट्स एंड क्रीसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। स्मूथनेस इस इंजन की बेहद शानदार है। सुपर रिफाइंड मोटरसाइकिल है ये। ज्यादातर मैंने इससे देखा है कि ये पार्ट जो है फेड हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। और होंडा के इंजन में क्लच पावर जो है मशहूर है। 160 सीसी लाइनअप में हॉर्नेट 160R डिसकंटिन्यू होने के बाद होंडा के पास एक्सब्लेड और यूनिकॉर्न बची है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं होंडा की एक्सब्लेड, जो कि अब आ गई है BS6 इंजन के साथ। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में होंडा एक्सब्लेड BS6 का एक कंप्लीट और डिटेल रिव्यू आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले इसके डिजाइन और फीचर्स दिखाऊंगा और उसके बाद हम इसकी राइड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं बाइक की तरफ और सबसे पहले मैं आपको वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूं। तो होंडा हमें ये बाइक दो वेरिएंट्स में ऑफर करता है। एक वेरिएंट डबल डिस्क वेरिएंट है और एक सिंगल डिस्क वेरिएंट है। ये जो आप देख रहे हैं टॉप एंड वेरिएंट है, सबसे ऊपर वाला वेरिएंट, जो कि डबल डिस्क के साथ आता है। फ्रंट और रेयर में दोनों जगह डिस्क मिलती है और इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,12,000 रुपीज है, जो कि स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी और टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। और ऑन रोड प्राइस ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, टैक्सेस और इंश्योरेंस की कॉस्ट मिला के। लुक्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रंट प्रोफाइल देखिए। तो फ्रंट प्रोफाइल जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलती है। रोबो फेस इसमें LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है और ये हेडलैम्प में आपको हैलोजन नहीं देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलता है ये, और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी दिखता है। LED हेडलैम्प आपको इसमें मिल जाता है। और एक बार मैं इग्निशन टर्न ऑन करता हूं तो यहाँ पर ये जो LED है ये आपको जलती हुई दिखेगी। ये LED DRL है और जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो इसमें हाई बीम और लो बीम की आपको LEDs देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट प्रोफाइल से ये मोटरसाइकिल काफी ज्यादा एग्रेसिव हमें देखने को मिलती है। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल का जो एग्रेशन है उसके साथ टायर थोड़ा सा जो है नैरो हमें महसूस हो रहा है। और ये टायर जो है 80/100 का आपको TVS कंपनी का टायर देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्क की बात करें तो ये आपको 276 mm की रोटोपेटल डिस्क देखने को मिल जाती है। रोटोपेटल डिस्क से हीट डिसिपेशन जो है ज्यादा अच्छा होता है और उससे ब्रेक पैड्स भी धीरे वेयर होते हैं, क्योंकि जो हीट है वो इजिली जो है इससे डिसिपेट हो सकती है। ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये ABS की रिंग है और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा और फ्रंट व्हील आपका स्किड नहीं होने देगा। फ्रंट सस्पेंशन आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है। एलॉय व्हील्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आपको रेड कलर की इस पे रिम स्ट्राइप्स देखने को मिल जाती हैं। डिजाइन की हम बात कर ही रहे हैं तो इसकी सबसे अच्छी चीज की बात करते हैं, जो है इसका टैंक। एग्रेसिवली स्कल्प्टेड टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी शार्प कट्स एंड क्रीसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल जो डिजाइन है इस मोटरसाइकिल का वो काफी एजी है, काफी स्पोर्टी है। एक कम्यूटर राइडिंग पोजीशन के साथ आपको एक स्पोर्टी डिजाइन इसमें देखने को मिलता है। और जब मैं चलाऊंगा इसको तो इसके बारे में हम राइड क्वालिटी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अब हम चलते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो होंडा इस टेल लैंप को कहता है रेजर एज्ड LED टेल लैंप, जो कि आपको काफी ज्यादा शार्प देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी जो है फ्रॉस्टेड टाइप का आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिल जाता है, जिससे इस LED में काफी अच्छा लुक मिलता है। इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं और ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आपको नहीं देखने को मिलते। जो टेल टाइडी का सेक्शन है वो काफी शॉर्ट है, जिस वजह से रेयर प्रोफाइल से इसका लुक जो है वो काफी मस्कुलर नजर आता है। टायर की बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको TVS का टायर देखने को मिलता है, जो कि 130/70 का हमें टायर देखने को मिलता है। और ये नाइलॉन टायर है, ये रेडियल टायर आपको नहीं मिलता। ये जो टायर अगर है ये आपकी हेल्प करेगा रेनी सीजन में कि आपके ऊपर छींटे ना आए या फिर पिलियन के ऊपर, राइडर के ऊपर, दोनों जगह छींटे ना उड़े। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत छींटे उड़ जाते हैं तो उससे आपको बच के चलना पड़ेगा बारिश के टाइम पे। यहाँ पर आपको ट्विन पोर्ट एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है क्रोम एक्सेंट्स के साथ। और यहाँ पर भी आपको निसिन का ब्रेक कैलिपर देखने को मिलता है। डबल डिस्क वेरिएंट है तो पीछे भी आपको यहाँ पर डिस्क मिलेगी और ये भी आपको रोटोपेटल डिस्क देखने को मिल जाती है। स्विंग आर्म जो है वो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर होंडा लिखता है होंडा HET यानी कि होंडा इको टेक्नोलॉजी। और अब ये हो गई है BS6 कंप्लायंट। और BS6 कंप्लायंट में क्या है कि सबसे बड़ा जो चेंज आपको यहाँ पर दिखेगा वो ये है कि जो ये काउल है इसके पास यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट जाता हुआ एक प्री कैट नजर आ जाएगा। इससे जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए एक और कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे फिट कर दिया गया है, जिससे एमिशन जो है कंट्रोल में आ पाए। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर आपको किक भी देखने को मिल जाता है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आजकल की जितनी बाइक्स आ रही हैं उसमें कंपनीज किक क्यों हटा रही हैं। किक इसलिए हटा रही है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन जो है वो लो बैटरी पे थोड़ा सा इशू करता है, तो इसीलिए कंपनीज जो है किक हटा देती हैं कि ऑब्वियसली किक से जब वो स्टार्ट होगी नहीं, किक से प्रॉब्लम देगी स्टार्ट करने में, तो किक देने का भी कोई सेंस नहीं बनता। और ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग के लिए भी कंपनी ये सब करती है। इस इंजन में BS6 होने के बाद सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि इसमें अब एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगा है। पहले ये इंजन कार्बोरेटेड था, यानी कि कार्बोरेटर पर वर्क करता था। अब जो फ्यूल सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम हो गया है, वो FI हो गया है, फ्यूल इंजेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंदर थोड़ा झांक के तो वायरिंग और बहुत से आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अब ये इंजन सेंसर बेस्ड काम करेगा। जो फ्यूल की सप्लाई है उसको आप अपने हिसाब से ऑल्टर नहीं कर सकते, या आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे माइलेज सेट कराने के लिए, क्योंकि इसमें सेंसर्स दिए गए हैं। वो सेंसर्स ECU को बताएंगे कि कितना पेट्रोल भेजना है, तो ECU फ्यूल पंप से उतना पेट्रोल जो है इंजन में भेज देगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 160 mm का देखने को मिलता है। और अभी मैंने जितनी देर गाड़ी चलाई मुझे सफिशिएंट लगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा
पूरा पिलियन के साथ भी चलाई, हैवी वेट पिलियन के साथ भी चलाई, लेकिन ऐसा फील नहीं हुआ कि नीचे से अंडर बेली ये व्हीकल स्क्रैच कर रही है। जो इसकी सिबलिंग है यूनिकॉर्न 160, उसमें 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर आपको खराब रोड्स पे ज्यादा चलाना हो और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत महसूस हो तो यूनिकॉर्न पर भी आप जा सकते हैं। और यूनिकॉर्न और इसमें दोनों में सेम इंजन देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है हेड ब्लॉक का पूरा पार्ट और गियरबॉक्स जो है आपको पूरा सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन जो चेंज हुआ है वो है फ्यूल इंजेक्शन की ट्यूनिंग में और फ्यूल मैप्स में। तो ये इंजन जो है थोड़ी सी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, जो अभी मैं चलाने जाऊंगा तो आपको कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा। हैंडल बार की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिल जाता है और जो फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं मुझे। हैंडल बार के कलर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, इसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टैकोमीटर जो कि आपको आरपीएम बताएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर जो कि बिगिनर राइडर्स के लिए काफी अच्छा फीचर है और बहुत सी कंपनीज इसको मिस भी देती हैं, तो होंडा ने अच्छा करा है कि ये इसमें दे दिया। स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाती है और ऑडोमीटर के साथ आपको इसमें ट्रिप मीटर भी देखने को मिल जाता है। ट्रिप 1 मिल जाती है, ट्रिप 2 मिल जाती है, 2 ट्रिप मीटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसमें सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी मिल जाएगा, जो कि आपको रिमाइंड करेगा कि सर्विस आ गई है व्हीकल की। और यहाँ पर आपको डिजिटल फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। दैट्स इट, इतने ही फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कोई ज़्यादा फीचर लोडेड इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डेली राइडिंग में चाहिए रहती है वो इसमें आपको मिल जाती है। बस कंपनी एक चीज़ ऐड कर देती है जो इसमें मिसिंग है, वो है कि इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आपको बताता कि कितना माइलेज आपकी गाड़ी दे रही है। एवरेज भी मिल जाता तो भी काम चल जाता है। यहाँ पर आपको होंडा का रबराइज्ड लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको पूरा फॉक्स कार्बन फिनिश देखने को मिलता है। ओवरऑल जो इसका ये क्लस्टर है पूरा बहुत ही शानदार दिखता है। फिट एंड फिनिश क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको हज़ार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन के बाद से डुअल एक्सीलेटर वायर्स आने लगे हैं। लेफ्ट हैंड स्विच गियर पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये हाई बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, पीछे पास लाइट का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर टर्न सिग्नल्स और ये हॉर्न का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको बारेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि प्लास्टिक के बारेंट्स हैं। थोड़ी कंपनी अच्छी क्वालिटी के बारेंट्स इसमें प्रोवाइड करती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ में मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि बहुत सी गाड़ियों में होंडा की ये बारेंट्स जो है वो लूज हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। फ्यूल टैंक इसका आपको 12 लीटर का देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है, डिसेंट कैपेसिटी है। और माइलेज के बारे में भी आगे बात करेंगे। ये जो है फ्यूल टैंक आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको कार्बन फिनिश देखने को मिल जाता है। एक चीज़ मैंने होंडा की प्लास्टिक क्वालिटी के साथ देखी है कि ये जो पार्ट्स हैं, ऐसे जो कलरलेस पार्ट्स रहते हैं जिसको आप पॉलिश करके चमकते हैं जो पार्ट्स, इन पार्ट्स पे होंडा के क्या रहता है, हमेशा ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि ये पार्ट्स जो है फेड हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म यूज़ में कोई एक्सब्लेड यूज़ कर रहा हो तो मुझे बताना कि इसमें फेड होता है या नहीं। फिट एंड फिनिश लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा पैनल गैप्स थोड़े अनइवन से हैं, यहाँ पर भी अनइवन से हैं, कहीं ज़्यादा अच्छा है और कहीं से थोड़ा सा पैनल आउट हो रहा है। फिट एंड फिनिश लेवल्स इस हिसाब की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वही आपको इसमें प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हालांकि प्लास्टिक जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको मुझे महसूस हो रहा है। प्लास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का महसूस हो रहा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पार्ट रैटल कर रहा हो या कोई पार्ट बहुत लूज़ हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ओवरऑल जो है हर चीज़ दी हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पतला प्लास्टिक कंपनी ने यूज़ करा है, तो उस पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी ग्रैब रेल्स हैं, डिज़ाइन इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इससे पीछे सामान बांधना चाहते हैं तो बंजी कॉर्ड से सामान भी बांध सकते हैं। एक चीज़ मैंने एक्सब्लेड में और ऑब्जर्व करी कि जो एग्जॉस्ट है ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलता है, तो ये कंपनी को देखना चाहिए कि यहाँ से ये जो फिटिंग है थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी की होती तो ये स्टिफनेस इसमें मिल जाती है हमें और एक स्टर्डी फील आ जाता है इस मोटरसाइकिल में। फिर भी फिट एंड फिनिश या क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्विच गियर की आप फिट एंड फिनिश देखेंगे काफ़ी अच्छा है। जो प्रिंट्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प हैं, काफ़ी अच्छे शार्प आपको देखने को मिल जाते हैं। बटन्स की भी क्वालिटी और फीडबैक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के मामले में बिल्कुल डिसेंट है। जो दूसरी मोटरसाइकिल्स में प्लास्टिक क्वालिटी आ रही है वो भी इसमें आ रही है, सेम क्वालिटी है। इसमें थोड़ी सी आपको रैटलिंग वैटलिंग महसूस नहीं होगी, थोड़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी महसूस होगी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरी तरफ से थम्स अप है। तो डिजाइन और फीचर्स की बात हम यहीं पर रैप अप करते हैं और अब सीधा चलते हैं हेलमेट लगा के इसको राइड करने। तो चलिए चलते हैं, अब इसको राइड करके देखते हैं। और सबसे पहली चीज़ मुझे यही देखनी है कि फ्यूल इंजेक्शन आने से इसकी राइड क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इंजन का स्विच ऑन, सेल्फ स्टार्ट और फर्स्ट गियर एंगेज, वाइजर डाउन। तो चलिए, और व्हील पॉपअप जो है, क्लच पावर इसकी काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा व्हील पॉपअप करने ही वाली थी गाड़ी, लेकिन मैंने क्लच जो है आराम से इसको रिलीज़ करा है तो व्हील पॉपअप नहीं हुआ है। लेकिन टॉर्क इतना अच्छा है कि व्हील पॉपअप हो जाता है और क्लच पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली होंडा का इंजन है और होंडा के इंजन में क्लच पावर जो है मशहूर है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की हम इसकी बात करें तो इसमें आपको 162.7 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। और ये जो इंजन है इसकी बोर्ड स्ट्रोक सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम है होंडा यूनिकॉर्न से और होंडा हॉर्नेट से, लेकिन इस इंजन में डिफरेंट फ्यूल मैप्स इंस्टॉल्ड हैं, यानी कि इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। सारी चीज़ें सेम हैं, पूरा इंजन सेम है, ट्यूनिंग डिफरेंट दी गई है इसमें। और ये जो ट्यूनिंग है, अभी हम इसके बारे में थोड़ा और चलाऊं तो आगे बात करूंगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस मोटरसाइकिल में लगी इसका इंजन रिफाइनमेंट। और ये आप देख सकते हैं 6000 7000 आरपीएम
8000 आरपीएम तक आपको कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होंगे। जैसे ही 8000 आरपीएम क्रॉस करेगी ये मोटरसाइकिल, उसके बाद इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील होगा और उसके बाद आपको फुट पेक्स पर वाइब्रेशन आएंगे, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं है कि आप कंप्लेंट कर सकें उसके बारे में। 5 स्पीड गियरबॉक्स इस इंजन में हमें देखने को मिल जाता है। 5th गियर पर अभी ये क्रूज कर रही है और अभी मैं हाईवे पर हूँ, क्योंकि सिटी में ऑब्वियसली मैं इसको चलाता हुआ ही आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कैपेबिलिटीज़ हाईवे पर टेस्ट करूँ। टॉर्क काफ़ी अच्छा है, क्लच पावर काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं इस इंजन को उतना पेपी नहीं कह सकता जितना कि होंडा हॉर्नेट का पेपी था, जो कि 160R थी, जो अभी डिसकंटिन्यू होकर 180 के अवतार में आ गई है 180 सीसी इंजन के साथ। तो ओवरऑल इंजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी काम इंजन है। अभी 6000 आरपीएम पे हूँ और एकदम मैं पुल कर रहा हूँ तो व्हीकल पुल हो रही है, पर धीरे धीरे हो रही है। लेकिन इसमें किसी भी रेव बैंड में 8000 आरपीएम के नीचे आपको ये इंजन स्ट्रेस्ड फील नहीं होगा और इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। वाइब्रेशन लेवल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल्ड हैं, कहीं पर भी इसमें वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होगा। 10000 आरपीएम पे इंजन रेड लाइन करता है और आप देख सकते हैं कितना मतलब स्मूथ है। 10000 आरपीएम पे भी रेड लाइन करते हुए भी मुझे इतना वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा कि मुझे इरिटेशन हो उससे, और इरिटेशन मुझे इसमें किसी भी रेंज में कहीं पे भी नहीं महसूस हो रहा है। कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मोटरसाइकिल जो ऐसी लगी मुझे अभी कि होंडा की ज़्यादातर ऐसा होता है कि सस्पेंशन जो है वो थोड़े से स्टिफर साइड पर होते हैं। होंडा हॉर्नेट का भी था और जो 180 है उसका तो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन इस मोटरसाइकिल ने मुझे सस्पेंशन के मामले में बहुत ज़्यादा इंप्रेस करा है, क्योंकि जब मैं इसको सिटी में चला रहा था और मैं विथ पिलियन ट्रैवल कर रहा था, तो विथ पिलियन सस्पेंशन की कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी पता चलती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सस्पेंशन जो है वो कंप्रेस हो चुका होता है। तो उसमें कभी कभी कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि सस्पेंशन कंप्रेस हो गया है, उसके बाद जो बम्प है वो डायरेक्ट आप तक आएगा, सस्पेंशन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। पिलियन के साथ चाहे विदाउट पिलियन, दोनों सिनेरियोज में आपको अच्छा इसमें कंफर्ट देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन इस हिसाब से ट्यून्ड है कि अभी जैसे मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो भी ज़्यादा प्लश नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और हैंडलिंग को लेके मुझे कमी महसूस हो, और इतना ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है कि मुझे ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा स्टिफ है और मैं चल नहीं पा रहा व्हीकल में। तो सस्पेंशन सेटअप इसका काफ़ी अच्छा मुझे लगा है ओवरऑल। रेयर व्यू मिरर की बात करें तो आप देख सकते हैं रेयर व्यू मिरर अच्छा है, लेकिन अगर राइडिंग जैकेट आप पहन लेंगे तो थोड़ा सा और मतलब हाफ द मिरर विल बी कवर्ड, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा वाइड मिरर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्मूथनेस इस इंजन की बेहद शानदार है, सुपर रिफाइंड मोटरसाइकिल है ये। यामाहा FZS वर्जन 3 के बाद ये मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी रिफाइंड लगती है। सीट की बात करूँ अगर मैं, तो सीट काफ़ी स्पेशियस है, राइडर एज वेल एज पिलियन दोनों के लिए काफ़ी स्पेशियस सीट है, काफ़ी अच्छी सीट है। और सीट को लेके, कुशनिंग को लेके, सीट पैडिंग को लेके आपको कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ना कि मुझे आ रही है और ना मैं कर सकता। कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है ये, और ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है कि कंपनी ने क्या करा है कि हॉर्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा ही वैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक में आ जाती है, सीट जो है छोटी हो जाती है, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ रखना पड़ता है कंपनी को। तो ये मोटरसाइकिल होंडा ने यूनिकॉर्न और हॉर्नेट के बीच के लिए निकाली थी कि जिन लोगों को यूनिकॉर्न जैसे कम्यूटर वाले लुक नहीं चाहिए, ऑफिस गोइंग टाइप लुक नहीं चाहिए, यंगस्टर्स हैं लेकिन उनको राइडिंग पोजीशन भी अच्छी चाहिए है, कंफर्टेबल चाहिए, ओवरऑल लोगों को स्टिफ गाड़ी जिसको नहीं चाहिए वो होंडा हॉर्नेट पे नहीं लेगा, और जिसको बहुत ही ज़्यादा कम्यूटरिश मोटरसाइकिल नहीं चाहिए वो यूनिकॉर्न नहीं लेगा। तो उसके बीच की मोटरसाइकिल ये निकाली होंडा ने, जिसमें इन्होंने क्या करा कि राइडिंग पोजीशन बहुत रिलैक्स्ड है, हैंडल बार देखिए कितना रेज्ड है, तो राइडिंग पोजीशन बिल्कुल अपराइट है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड अपराइट आप इस पे बैठेंगे। सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, सीट पैडिंग अच्छी है, और सबसे अच्छी चीज़ कि इस मोटरसाइकिल में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे भी आपको थकान हो रही है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है कि आपके कमर तक कोई जर्क नहीं आ पाएगा। हेडलैम्प जो इसका काफ़ी एग्रेसिव है और रोड पे जब भी जाते हैं लोग, तो मैं भी अगर देखता हूँ तो हेड टर्नर साबित रही है ये गाड़ी इसके फ्रंट हेडलैम्प की वजह से। फ्यूल इंजेक्शन आने से क्या फ़र्क आया है, तो फ्यूल इंजेक्शन आने से ये फ़र्क आया है कि रॉनेस थोड़ी सी चली गई इसमें, और फ्यूल इंजेक्शन से और ज़्यादा रिफाइंड हो गई है मोटरसाइकिल। पहले जो मोटरसाइकिल थी कार्बोरेटर में, उसमें अगर ट्यूनिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ी आगे पीछे हो जाए तो वाइब्रेशन जो है आने लगता था और उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलता था, लेकिन इसमें क्या है परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा और माइलेज भी मिल जाएगा। और जी हाँ, अगर मैं माइलेज की बात कर रहा हूँ तो मैं माइलेज इसका जो एस्टिमेटेड मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो 45 के आसपास आना चाहिए, और थोड़ा सा ज़्यादा भी आपको इसमें माइलेज देखने को मिल सकता है। और जी हाँ, जो ये इंजन स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताई 13.8 PS की मैक्स पावर, होंडा यूनिकॉर्न जो है उसमें थोड़ी सी 1 PS के आसपास की मैक्स पावर कम मिलती है आपको यूनिकॉर्न में। तो ये इंजन डिफरेंट ट्यून्ड है, और वहीं आप बोर स्ट्रोक देखेंगे उसका तो वो आपको सेम और सिमिलर ही महसूस होगा। पूरा इंजन सिमिलर है, सेम है, गियरबॉक्स, क्रैंकशाफ्ट सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ है। ये इंजन काफ़ी काम है और सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। हाईवे पे भी अगर आप चलाते हैं
और ऐसे चला रहे हैं 5th गियर पे आराम से 5000 6000 आरपीएम पे धीरे धीरे चला रहे हैं और ज़्यादा आप एग्रेसिव राइडिंग नहीं करते, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, तो Xblade जो है वो काफ़ी अच्छे से आपको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इसमें कंफर्ट भी मिल जाएगा आपको और साथ ही आपको अच्छा रिफाइनमेंट, अच्छी स्मूथनेस और होंडा की रिलायबिलिटी भी आपको इसमें मिल जाएगी। हैंडलिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ इस मोटरसाइकिल की, तो वेट जो है इसका 144 kg का देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा वेट है और ज़्यादा वेट की वजह से पावर टू वेट रेशो उतना नहीं मिलता, मतलब उतना अच्छा नहीं मिलता कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करे ये मोटरसाइकिल या बहुत ज़्यादा पुल करे। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, पर ये इंजन बहुत काम है, आराम से चलने वाला इंजन है। अभी मैं बहुत देर से मोटरसाइकिल को चला रहा था, वीडियो तो अभी आपके साथ शूट कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैंने देखी कि इसमें हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि टायर्स थोड़े से नैरो हैं, फ्रंट टायर थोड़ा सा नैरो है, तो फ्रंट साइड से थोड़ा सा लाइट फील होती है गाड़ी। हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टेबिलिटी आपको इसमें बेहद शानदार मिलेगी, बैलेंस लूज नहीं कर रही, बहुत अच्छे से स्टेबल चल रही है, रोड से चिपक के चलना जिसको कहते हैं वो चल रही है। और स्टेबिलिटी को लेके आपको इसमें कोई इशू मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। सीट हाइट की बात करूं तो इसमें 795 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है और जो कि बिल्कुल डिसेंट है, शॉर्ट राइडर्स भी इसको ईजिली राइड कर सकते हैं। मेरी हाइट 5'8" के आसपास है और 5'8" से नीचे के जो लोग होंगे वो भी इसको आसानी से राइड कर सकते हैं, तो फ्लैट फुट आप इसमें ईजिली रख सकते हैं नीचे। टॉर्क इसमें इतना अच्छा है कि अगर आप लोअर आरपीएम से मोटरसाइकिल को एक ही गियर पर पुल करते हैं विदाउट गियर चेंज करें तो आपको अच्छा जो है पुल मिल जाएगा और मोटरसाइकिल नॉकिंग नहीं करेगी और आप गियर चेंज नहीं मांगेगी। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और ये चीज़ मुझे रॉयल एनफील्ड में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो टॉर्क इसमें अच्छा है, जिस वजह से आप सिटी में एक गियर डाल के छोड़ दीजिए एंड देन आप उस पर क्रूज करते रहिए। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग जो है इस मोटरसाइकिल की काफ़ी अच्छी है, तो उसमें भी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। राइडिंग डायनेमिक्स ओवरऑल जो मोटरसाइकिल के कहते हैं ना, वो इसके बहुत अच्छे हैं। कहीं से भी आपको डिफेक्ट महसूस नहीं होगा, कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं होगी। ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, फ्रंट ब्रेक की इनिशियल बाइट काफ़ी अच्छी है और रेयर ब्रेक की भी इनिशियल बाइट काफ़ी अच्छी है। रेयर ब्रेक मुझे 160 सीसी सेगमेंट में Xblade का अच्छा लगा, हॉर्नेट 180 का अच्छा लगा और जिक्सर का बेहद पसंद है। तो रेयर ब्रेक के मामले में 3 गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बाकी जो दूसरी गाड़ियाँ थोड़ा सा रेयर ब्रेक की इनिशियल बाइट लैक करती हैं, लेकिन इसमें ब्रेकिंग में आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिल जाएगा और सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो वो फ्रंट व्हील पर तो वर्क करता ही रहेगा। कॉर्नरिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लीन कर रहा हूँ मैं और पिलियन के साथ हूँ, वेट भी अच्छा खासा है गाड़ी पर, तो लीन में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कॉर्नरिंग पर। हालांकि ये मोटरसाइकिल उतनी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या कॉर्नरिंग के लिए या ट्रैक ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेस्टिंग के तौर पर मैंने इसको कॉर्नर करके देख लिया, तो अच्छी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। हैंडलिंग को लेके आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, हैंडलिंग स्टेबिलिटी बेहद शानदार है, कंफर्ट बेहद शानदार है। गियर शिफ्ट्स की बात करूँ तो इसकी गियर शिफ्ट्स काफ़ी एफर्टलेस और काफ़ी स्मूथ हैं। ये देखिए, कहीं पे भी गियर में से कोई साउंड नहीं आएगा, कोई इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं आएगी या गियर हार्ड नहीं डल रहा है। और नॉची ऑब्वियसली तो है ही नहीं, होंडा का गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। ये मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऑब्वियसली पहले जो दूसरी मोटरसाइकिल्स थी उनमें आ चुका है। अगली चीज़ जो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई, हालांकि उस रिक्वायरमेंट के लिए मोटरसाइकिल ये नहीं डिज़ाइंड है, पर फिर भी इंजन जो है इसका पेपी नहीं उतना कि आपको फन टू राइड या मज़ा दे। आपको सिटी के लिए काफ़ी काम इंजन है, धीरे चलने वाला है, आराम से, हाई रेविंग इंजन नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स इस डिटेल्ड रिव्यू में कवर कर ली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाएं और जी हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको नई नई अपडेट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।